हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। एंड आज का जो आपका क्लास है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्लास। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में हम लोग लोकसभा इलेक्शंस 2024 की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, काफी टाइम से आप लोग इस लेक्चर का वेट कर रहे थे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाए, कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट आउट हो जाए, उसके बाद एक डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए, जिसके बाहर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी देखने की पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब मेरे साथ ये वीडियो सब लोगों ने आराम से देखना है। सबसे पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी कि ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो डिटेल लेक्चर मेरे साथ देखना है सब लोगों ने। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी भी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये दोनों के लिए है। ठीक है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है उनकी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाएगी, है ना। जिसके पास नहीं है उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग सिर्फ इलेक्शन या इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, या फिर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट को हम लोग नहीं रटने वाले हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग इस इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले जो इलेक्शंस हुई हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्शंस आपके आज तक टोटल इंडिया में हुए हैं, वो टोटल 18 इलेक्शंस जो हैं हमारे इंडिया में टोटल हुए हैं। ठीक है, कब से लेके कब तक? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 1947 से लेके 2024 तक टोटल 18 इलेक्शंस हुए हैं। और ये जो आपका 2024 की जो इलेक्शंस हुई हैं, ये कौन सी इलेक्शंस थी आपकी? ये 18th इलेक्शंस थी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 18th इलेक्शंस आप लोगों की थी। अब जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज तक इंडिया के टोटल कितने पीएम्स हुए हैं। तो टोटल 14 पीएम्स जो हैं वो हमारे इंडिया में आज तक बने हैं। ठीक है, और 14th प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन से हैं ये आप लोगों को पता है। अभी रिसेंटली इट इज नरेंद्र मोदी, जिनका नाम पूरा क्या है? नरेंद्र दामोदर मोदी। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। राइट, चलो आ जाते हैं इसके पहले। अब ये कब बने? 9th ऑफ जून को इन्होंने शपथ ली, इन्होंने ओथ ली, और ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के बन चुके हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा फेमस है मोदी 3.0। क्या है ये मोदी 3.0? मोदी 3.0 का मतलब है कि फॉर द थर्ड टाइम इन इंडिया नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तीसरी बार ये पीएम बने हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इन ट्रेंड, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे मोदी 3.0। आप लोग काफी सारे वीडियोस में देख रहे हो। इससे पहले ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उसके बाद 2019 में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और एक बार फिर से 2024 में ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। 2014 और 19 की बात करें तो ये कौन सी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो सबको पता होगा। तो 2014 और 19 में मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, लेकिन इस बार बात करें तो इस बार मेजॉरिटी के साथ नहीं हुआ है, इस पर अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। विल सी, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है और क्या फर्क है 2014, 19, 2024 की ये जो इलेक्शंस हैं इसमें क्या फर्क है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि 18 इलेक्शंस टोटल इंडिया में हुई हैं। इस बार की जो इलेक्शंस थी वो 18th इलेक्शन है, 1947 से 2024 तक। ठीक, टोटल कितने पीएम्स इंडिया में अब तक रहे हैं? 14 रहे हैं। 14वें पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है मोदी 3.0। क्यों? क्योंकि फॉर द थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी बने हैं। इससे पहले 2014 में, 2019 में बने हैं। और इस बार कब इन्होंने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का? 9th ऑफ जून 2024। अभी तो ये बहुत रिसेंट है, 9th जून अभी अभी की बात है, तो ये आप लोगों को याद भी रहेगा। लेकिन 1 महीना निकलेगा, 2 महीने निकलेंगे तो आप लोग ये डेट्स भूलते जाओगे, इसीलिए ये चीज अभी से दिमाग में घुसा लो कि नहीं भूलना है। ओके, तो इस बार भी ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इससे पहले 2014 और 19 में बने थे। और ये कौन सी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ी सी अपनी स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके से अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या आ सकता है, फर्स्ट पे आपको अक्सर क्वेश्चन आता है या फिर रिसेंट पे क्वेश्चन आता है। रिसेंट तो हम लोगों को पता चल गया, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, याद नाम सबको रखना है, इट इज जवाहरलाल नेहरू। और एक और चीज याद रखनी है, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। मैं यहाँ पर लिख रही हूं इनके साथ, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम आज तक। अभी तक हम लोग बात करें तो पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है, तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 years and 286 days as PM सर्व किया है हमारी नेशन में, एंड ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां तक फैक्ट सबको समझ में आ गए, राइट? बढ़े आगे हम लोग। चलिए अब आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर कि लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं। लेक्चर में ऑब्वियसली हमें लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बारे में तो पढ़ना ही है, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इलेक्शंस के थ्रू पीएम कैसे इलेक्ट होते हैं मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इलेक्शंस होती कैसे हैं, मेंबर्स क्या हैं, सीट्स क्या हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। इलेक्शन कमीशन क्या है, रिजल्ट ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अलायंस आप लोग काफी न्यूज में सुन रहे हो, एनडीए, इंडिया, ये क्या है, इनके बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर, मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड, इलेक्शंस 2024 से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकसभा इलेक्शंस 2024 आप लोगों को याद रखना है, 2024 इलेक्शंस 18th इलेक्शंस हैं, ठीक है? 18th इलेक्शन है, इससे पहले 17 16 रही। इस इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन क्या है, यहां से देख लो, यहाँ लिखा हो टैगलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है जो इलेक्शंस क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है, इंप्लीमेंट करवाती है। ये सारा इलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑल, ये सारा इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पूछा गया है टैगलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इस साल के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की टैगलाइन क्या थी? तो आपको याद रखना है, इट इज चुनाव का पर्व देश का गर्व। यहां मैं लिख रही हूं आप लोगों के लिए, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है? दिस इज द टैगलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस साल 18th इलेक्शन जो हुए हैं, नेशनल आइकन कौन रहे? तो ये आपके लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, ये भी याद रखना है आप लोगों को, सचिन रमेश तेंदुलकर। ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। इस बार टोटल सीट्स कितनी थी? देखो, जो इलेक्शंस हैं ये लोकसभा इलेक्शंस हैं, जिसको आप जनरल इलेक्शंस भी कहते हो, और ये कितनी सीट्स के लिए टोटल हुई है इलेक्शन? फॉर 543 सीट्स, ठीक है? अब एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी में रही, कौन सी पार्टी विनिंग है, ये आप लोगों को मैं आगे लेटर ऑन लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है? इनका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ इन इलेक्शंस का? 4 जून 2024 को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, ठीक? कितने फेजेस में ये इलेक्शन हुई है? टोटल 7 फेजेस में ये इलेक्शन हुई है। डिफरेंट फेजेस हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी अलॉन्ग विद द डेट्स। फिलहाल समझ लो टोटल 7 फेज में ये इलेक्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, अप्रोक्सीमेटली, देखो एक्यूरेट डेटा नहीं है बट अप्रोक्सीमेट डेटा है, एंड एज पर द अप्रोक्सीमेट डेटा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है वो है 96.8 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इन इलेक्शंस में, ठीक है? जिनमें से अगर हम लोग मेल वोटर्स की बात करें तो कितना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग जिसमें से मेल वोटर्स की बात करते हैं तो मेल वोटर्स आपके हैं 49.7 करोड़, ठीक है? और जिसमें से अगर हम लोग फीमेल वोटर्स की बात करते हैं तो उनका अप्रोक्सीमेट नंबर है 47.1 करोड़, ठीक है? दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन दीज इलेक्शंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, अब हमारे यहाँ एग्जाम्स थे तो सब लोग देख रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, एग्जाम्स नहीं हो सकते, ये एक्चुअल में क्या है? तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक तरह की गाइडलाइंस है, दीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस, नॉर्म्स है कुछ
which are set by Election Commission of India. ठीक है, फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शंस फेयरली कंडक्ट हो जाए, ठीक है, इलेक्शंस जो है वो फेयरली कंडक्ट हो, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, उसे हम लोग कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और एक कब शुरू होता है? इट कम्स इनटू इफेक्ट द डे व्हेन द ईसीआई अनाउंस्ड इलेक्शन शेड्यूल। जब आपका स्टार्ट कब होता है? जब ईसीआई क्या करता है? डिफाइन करता है, अनाउंस करता है इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल, एंड कब तक रहता है? टिल द रिजल्ट डिक्लेयर्ड। जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये गाइडलाइंस होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट करता है फॉर द फेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, और जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस होती हैं, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है, उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये लागू रहता है। ठीक है एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया? तो देयर कैन बी वन मोर एमसीक्यू व्हिच कैन बी आस्क्ड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय whom? तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेड बाय ईसीआई। और कब से कब तक होता है ये सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आता है 17 लोकसभा टर्म्स एंड ऑन। टर्म एंड ऑन, टर्म्स हटा दो, टर्म एंड ऑन। 17 लोकसभा एंड टर्म क्या है? देखो क्या चीज है, हमें पता है इस बार जो लोकसभा की इलेक्शंस हुई हैं वो 18th इलेक्शंस है। इससे पहले कौन सी थी? 17 थी। तो 17th की जो टर्म है लोकसभा इलेक्शंस की वो कब खत्म हो रही है? तो अभी आने वाले टाइम में 16 जून को खत्म हो रही है, 2024। लेकिन अगर आप लोग देखो कि इससे पहले ही, टर्म खत्म होने से पहले ही जो हमारे पीएम थे उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, है ना। कब रिजाइन किया उन्होंने? 5th ऑफ जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और उन्होंने ओथ भी ले लिया है 9th ऑफ जून को, टर्म खत्म होने से पहले ही। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आई रिपीट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सबको समझ में आ गया। ये 18th लोकसभा इलेक्शन हुई है, 17th की टर्म 16 को खत्म हो रही है, जिससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 जून को रिजाइन कर दिया हो, और एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ओथ ले लिया है 9th ऑफ जून को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम इलेक्शंस, जनरल क्वेश्चंस हैं। मिनिमम एज ऑफ यूथ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मिनिमम एज कितनी होती है? मुझे लगता है ये सबको पता है। व्हाट इज द मिनिमम एज? इट इज 25 years। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अच्छा यहाँ से यूथ हटा दो, ये यूथ नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर द यूथ ओनली, ये हटा दो यहाँ से। क्या है? मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर आपको इलेक्शन लड़नी है, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 years होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े? अब कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? देखो, हर स्टेट को कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, जहां से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं? उन्होंने इलेक्शंस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी हैं? वाराणसी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें राहुल गांधी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही रायबरेली एंड वायांड। ओके, ये याद रखना है सबको। नेक्स्ट, इन विच ईयर वोट एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आपको पता है आपका वोट देने की जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 साल है। 18 या 18 से ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो। इससे पहले ये एज 18 नहीं थी, 21 थी, लेकिन एक 1989 में, ठीक है, 1989 में ये एज जो है वो कम कर दी गई और 18 साल कर दी गई। ठीक है, और वोट देना हमारे कौन से राइट के अंदर आता है? इट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में, सोशल मीडिया पे भी है, कि यंगेस्ट एमपी जो हैं वो कौन बने हैं? तो वो है पुष्पेंद्र स्वराज। आप लोग इनका पिक्चर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ही इज द यंगेस्ट एमपी।
ये हो गए कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को इलेक्शन से रिलेटेड पता होने चाहिए, जिससे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं और इनको छोड़ना नहीं है, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आ जाते हैं हम लोग सीधा कहां पर, लोकसभा इलेक्शंस पर। ओके एवरीवन, चलो अब क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो सबको पता है, पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस में डिवाइड होता है। दो हाउसेस में डिवाइड होता है। एक होता है आपका राज्यसभा, पॉलिटी तो सब पढ़ते ही हो। एक होता है लोकसभा, है ना, इसको आप अपर हाउस भी कहते हो, इसको लोअर हाउस भी कहते हो। मैं LHUH लिख रही हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को जिससे समझ में आ जाए। और लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है, और इस बार जो आपने वोट दिया है वो किसके मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए दिया है, लोकसभा के मेंबर्स को, इसलिए ये आपकी लोकसभा इलेक्शंस हैं, या फिर आप इन्हें जनरल इलेक्शंस भी कहते हो। ठीक, इतना समझ में आया आपको। और कितनी सीट्स थी टोटल, हमारे पास टोटल सीट्स इसमें रही इस बार लोकसभा में 543 सीट्स। अब इन 543 सीट्स में से 272 सीट्स को जो क्रॉस कर जाता है वही पार्टी विनिंग पार्टी होती है। ठीक है, जो भी पार्टी 272 को क्रॉस कर जाती है वो पार्टी मेजॉरिटी में मानी जाती है और वही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक, अब होता क्या है, चलो मैं आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, JNK के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। अब हमारी नेशन में हर स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए क्या होता है कि हर स्टेट को, ठीक है, आपकी हर स्टेट या फिर जो यूटी होती है उसको डिवाइड किया जाता है किसमें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। अभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी स्टेट की, अपनी यूटी की, JNK की। ठीक, अब क्या है कि हमारी JNK में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब हम JNK की बात करते हैं हमारी टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, जहां से कुछ मेंबर्स जो हैं, कुछ लीडर्स जो हैं जिन्होंने इलेक्शंस लड़ी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे जीता है। अब आपको पूछूं कि हमारी JNK में कौन सी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, तो वो आपकी रही उधमपुर, जम्मू, अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर एंड बारामूला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनकी जो इलेक्शन जो वोटिंग डेट्स थी वो भी गिवन है, यहाँ पे पोल डेट्स जो है यहाँ पर गिवन है। उधमपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, जम्मू में 26 अप्रैल को, अनंतनाग राजौरी में 7 मई को, श्रीनगर में 13 मई को और बारामूला में 20 मई को। ठीक है, ये टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनमें आप लोगों की इलेक्शन जो हैं जो चुनी गई हमारी JNK में से। इसी तरीके से हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो फॉर्म की जाती है जहां से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। ठीक, अब होता क्या है उसके बाद, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी और यहां से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स थे, बट विनिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे श्रीनगर में विनिंग कैंडिडेट कौन रहे, अगा सैयद रहुल्ला मेहदी। ठीक है, और ये JKNC से पार्टी से हैं। ठीक है, अनंतनाग राजौरी में मियान अल्ताफ अहमद विनिंग कैंडिडेट रहे जो अगेन JKNC से हैं। ठीक है, उसके बाद आपके उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे जो BJP कैंडिडेट हैं। ठीक है, देन जुगल किशोर जम्मू से रहे जो अगेन BJP पार्टी के लीडर हैं। बारामूला से अब्दुल रशीद शेख रहे जो इंडिपेंडेंट पार्टी से आते हैं। ठीक है, सो ये आपके कौन थे विनिंग कैंडिडेट जो मैं आपको JNK से बता रही हूँ, क्योंकि अगेन ये इस पर भी आपको MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यही मेंबर्स जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोग वोट देते हैं, यही आगे बनते हैं क्या, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और यही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम कितने साल के लिए इलेक्ट करते हैं, टोटल 5 साल के लिए। अब जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, ठीक है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो सारे MPs अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं मिलकर।
लोकसभा में एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं मिलकर, जो कौन और रिप्रेजेंटेटिव चूज करके किसको भेजते हैं आगे, प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और वहीं से उसे प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट करता है, उसे क्या चूज करता है एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम वोट देते हैं एमपीज के लिए, एमपीज आगे आपस में चर्चा करके अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे कि इस साल कौन बने, नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, आई होप इतना प्रोसेस सबको समझ में आया होगा और इलेक्शंस कैसे होती हैं ये भी सबको समझ में आया होगा। मैंने अपनी यूटी की एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया है एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो आपको आ गई लोकसभा इलेक्शंस कैसे होती हैं अब हम लोग आ जाते हैं आज इस साल की इलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, इस साल की इलेक्शंस के ऊपर हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं और समझते हैं कि इस साल की इलेक्शंस कैसे हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बताया कि इस साल की जो इलेक्शन है टोटल कितने फेजेस में हुई, टोटल 7 फेजेस में इलेक्शन हुई। ठीक है, जिसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 7 फेजेस में इलेक्शन हुई। रिजल्ट कब हुआ, 4 जून को। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने ओथ कब लिया, 9 जून को। फेज 1 19 अप्रैल, फेज 2 26 अप्रैल, फेज 3 मई 7, फेज 4 मई 13, फेज 5 मई 20, फेज 6 मई 25, फेज 7 जून 1। अब यहां से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, जनरली हमें फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है, तो फेज 1 कब था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेज 2 कब था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके टोटल 7 फेजेस में इलेक्शन हुई है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने पार्टिसिपेट किया, कितनी थी टोटल, 543। ये तो चलो ठीक है। उसके बाद 7 फेजेस में हुई, रिजल्ट कब आया, 4 जून को आया। प्राइम मिनिस्टर ने ओथ कब ली, 9 जून को ली। 7 फेजेस की डेट्स क्या है याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट की स्पेसिफिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग रिजल्ट इलेक्शन का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है। तो हर साल इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कौन करवाता है, ECI, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ये मुझे लगता है सबको पता भी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी सबको याद रखना है। ठीक है, और जो भी पावर्स हैं इसकी, ये किसके अंडर डिफाइन की गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी पावर्स जो है वो डिफाइन की गई है। दिस इज बेसिकली अ बॉडी विद जो क्या करती है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, इसके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है श्री राजीव कुमार। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो 2 हैं, एक डॉक्टर सुखबीर सिंह साधु, दूसरा ज्ञानेश कुमार। ये आपको प्लीज याद रखने हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह साधु। अगर किसी एक का भी नाम दिया हो और आपको बोला दोनों के नाम दिए और आपको ऑप्शन में दे दिया हो कि बोथ ए एंड बी, तो यू शुड चूज बोथ ए एंड बी, कि दोनों ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो इट इज राजीव कुमार। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका टोटल टर्म कितने टाइम का होता है, 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, जब तक ये अपने ऑफिस में मतलब एज सीईसी जो है एज रहते हैं। उससे पहले इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 होते हैं। इन बिटवीन दिस टर्म ऑफ 6 ईयर्स अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी टर्म जो है अकॉर्डिंगली एक्सपायर भी हो जाती है। बट टर्म कितनी देर की रहती है, 6 साल की रहती है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो गया क्लियर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस साल की इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि इसमें से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो जब हम बात करते हैं, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर 2014, 19 और 2024 में नरेंद्र मोदी ही रहे। तो जब हम बात करते हैं इलेक्शंस 2014 एंड 2019 की, तो उस वक्त बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी के साथ विनिंग में आई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 2024 की, पर इस बार मेजॉरिटी में बीजेपी नहीं आई, मतलब इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो मेजॉरिटी में रही, इस बार मेजॉरिटी जो है वो फॉर्म हुई बाय एनडीए। इन 2024 मेजॉरिटी इज फॉर्म्ड बाय
एनडीए, ठीक है। अब एनडीए क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, एनडीए एक अलायंस है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। एंड ये अलायंस को लीड कौन करता है, इसे लीड करता है बीजेपी ही, ठीक है। एंड ये मेजॉरिटी में आई विद टोटल 293 सीट्स, जिसमें से 240 सीट्स जो है वो बीजेपी की रही, ठीक है। अब मेजॉरिटी में आई विद 296 सीट्स, तो इन्होंने एक बार फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नरेंद्र मोदी को चुना, दैट्स व्हाई ही इज द पीएम ऑफ इंडिया राइट नाउ, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बीजेपी लेड इन एनडीए, जो लीड करती है बीजेपी एनडीए को, उन्होंने 293 सीट्स जीती, और अपोजिशन इंडिया, इंडिया भी एक अलायंस है, एनडीए इंडिया, ये इन सब के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी, उन्होंने इसे लीड किया। अब 2024 के जो रिजल्ट है, पार्टी वाइज रिजल्ट, आप एक बार वो भी देख लो, आपको पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी की टोटल कितनी सीट्स इस बार विनिंग है, 240 सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी सीट्स है, 99 है। समाजवादी पार्टी की 37 है, ठीक है। जैसे आम आदमी पार्टी की आपको पूछा जा सकता है, इट्स 33। शिवसेना की आपको पूछा जा सकता है, इट इज 7। तो ये कॉमन वंस जो है ये आपको एक बार खुद रीड कर लेंगे, जस्ट इन केस आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में। यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़ेंगे और थोड़ा पुराना डेटा भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि पुराना डेटा भी हमको पूछा जा सकता है। अब इससे पहले इस बार बीजेपी की सीट्स कितनी है हमें पता है, बीजेपी की सीट्स इस बार कितनी है, 240। अगर पूछ लिया जाए कि 2014 में कितनी थी, तो 282 थी, ठीक। उसके बाद आप लोगों को यह भी याद रखना है कि 2019 में बीजेपी की कितनी सीट्स थी, तो वो थी 303, है ना। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एनडीए की बात की गई है 2019 और 2024 का डेटा। तो 2024 में तो हमें पता है एनडीए की लेड बाय बीजेपी 293 टोटल सीट्स हैं। 2019 में कितनी थी, 360 थी, इस बार 67 कम है। जबकि इंडिया की 119 थी 2019 में, और 2024 में है 234, और अदर पार्टीज की आती है 16, 64, 24 और 2019 में। तो ये कुछ डेटा है जो आप लोगों को रीड कर लेना है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल। अब देखो, जब हम गवर्नमेंट की फॉर्म बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट 3 तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में फॉर्म होती है। सबसे पहले एक सिंगल मेजॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जैसा कब हुआ, 2014 में और 2019 में हुआ, जब बीजेपी ने मैक्सिमम सीट्स, अब मैक्सिमम सीट्स हम लोगों ने कहा कि 272 को क्रॉस करनी चाहिए, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा 543 का 272 जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। सिंगल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने मैक्सिमम सीट्स जो है वो खुद ही जीत ली, और बीजेपी सिंगल मेजॉरिटी के साथ आई। दूसरा हमारे पास आता है कोalition गवर्नमेंट, और एक आ जाता है अलायंस, ठीक है। कोalition बहुत कम देखने को मिलता है, और अलायंस इस बार हमें देखने को मिला। कोalition का क्या मतलब है, कोalition मेजॉरिटी क्या होती है, होता क्या है कि आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कुछ अलायंसेस क्या करती हैं, कुछ पार्टीज क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 अलायंसेस हैं, 3 से 4 पार्टीज हैं, वो आपस में जुड़ गई और उन्होंने क्या कर ली, मेजॉरिटी फॉर्म कर ली। जब उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी नहीं जीती, दूसरे वाले की पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई, तो उन्होंने आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स कुछ पार्टीज ने आपस में जुड़ के, कुछ अलायंसेस ने आपस में जुड़ के क्या कर लिया, एक अलायंसेस ने आपस में जुड़ के मेजॉरिटी फॉर्म कर ली, और जिसके साथ क्या हो गया, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, मैक्सिमम सीट्स उनके हाथ में आ गई। अलायंस में क्या होता है, बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर द इलेक्शंस क्या होता है, कुछ पार्टीज जो हैं या अलायंसेस जो है वो आपस में साथ मिलके इलेक्शन लड़ती हैं। साथ मिलके इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं हार गई तो मैं चाहूंगी कि सामने वाला भी हार गया, ये वाला भी हार गया, हम सब मिलके एक ही ग्रुप बना लेते हैं, हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी। अब ये हो गया रिजल्ट के बाद, जब मैं हार गई। फिर अलायंस में क्या होता है, अलायंस मेजॉरिटी में क्या हो गया कि इलेक्शंस होने से पहले ही, जब मुझे डाउट है कि हो सकता है मैं इस बार ज्यादा सीट्स ना जीत पाऊं, तो सत्ता में आने के लिए मैं पहले ही कुछ पार्टीज को अपनी तरफ कर लूंगी, ठीक है, उनके साथ जुड़ के इलेक्शंस लड़ूंगी, कि जस्ट इन केस में मेजॉरिटी में नहीं आई, हम बाद में अपनी मेजॉरिटी फॉर्म करके क्या कर लें,
अपनी मैक्सिमम सीट्स बना लें, जैसा कि इस बार हुआ एनडीए के साथ बीजेपी ने मिलकर किया। हालांकि एनडीए इज एन अलायंस लेड बाय बीजेपी ओनली, ठीक है। तो ये इस बार हुआ है, इससे पहले क्या हुआ था, सिंगल मेजोरिटी ही थी, और 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि नो पार्टी इज इन मेजोरिटी। ऑलराइट एवरीवन, सो ये आपका हो गया 2024 इलेक्शंस के बारे में। अब हम लोगों ने अलायंसेस के बारे में पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिफरेंट अलायंसेस के बारे में भी दे देती हूँ, ताकि इसमें से क्वेश्चन आए, आप तो भी पढ़ लो। आप अक्सर न्यूज में देख रहे हो एनडीए 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 मेजोरिटी में है, एनडीए मेजोरिटी में। क्या है एनडीए? इज एन अलायंस जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये सारा डेटा जो मैं आपको दे रही हूँ इट इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी पार्टीज आती हैं? इस अलायंस में टोटल 40 पार्टीज आती हैं। अब अलायंस में कोई एक पार्टी नहीं होती, बहुत सारी पार्टीज मिलकर अलायंस बनाती है, ग्रुप बनाती है, तो इसमें टोटल 40 पार्टीज आती हैं। ये कब फॉर्म हुआ था? फॉर्म्ड इन 15 मई 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बना था। इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? इसके प्रेजेंट चेयरमैन है अमित शाह। ओके इसके फाउंडर्स कौन है? तो बहुत सारे फाउंडर्स हैं, आई एम टेलिंग यू द नेम। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एंड प्रमोद महाजन, ये हैं इसके फाउंडर्स। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाउंडर ऑफ एनडीए कौन है, चेयरमैन ऑफ एनडीए कौन है, एनडीए कब फॉर्म हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाते हैं हम यूपीए, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और उसके बाद एनडीए पे। सबसे पहले आते हैं यूपीए पे। यूपीए जो है ये फॉर्म हुआ था 6 मई 2004 में, ठीक है। लेकिन 18 जुलाई 2023 को ये डिसॉल्व हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, ये अलायंस खत्म हो गया। और इस अलायंस को फिर सक्सीड किया, आगे चलाया किसने? एक न्यू अलायंस ने, जिसको आप क्या नाम देते हो? INDIA, इंडिया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और ये इसके मेन फाउंडर्स कौन है इंडिया के? मैं यहां लिख लेती हूँ, बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट वंस। राहुल गांधी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, देन अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, देन वी हैव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, देन वी हैव जेएनके के। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे तो और भी हैं, बट जेएनके के जस्ट इन केस आपको पूछ लिया जाए तो जेएनके से है महबूबा मुफ्ती, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इज PDP की लीडर हैं, और हैं फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फाउंडर्स ऑफ इंडिया, और ये अब है यूपीए जो है अब ये डिसॉल्व हो चुका है, और इसको सक्सीड किया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी आप सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स पे, जो अभी हाल ही में अनाउंस हुई है, जिससे पहले हम लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ ही ऑल्सो हैज द चार्ज ऑफ मेनी अदर डिपार्टमेंट, जिसे आप लोग देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, Department of Atomic Energy, Department of Space, all important policy issues and all other portfolios not allocated to any ministers, वो किसको allocated है? नरेंद्र मोदी को ही allocated है। ऑलराइट, उसके बाद ये पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर गिवन है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ये आप लोग रीड कर सकते हो, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और यहाँ पिक्चर्स के साथ भी मैंने आपको यूनियन मिनिस्टर्स की लिस्ट दी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन से मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज,
ये यहाँ पर मैंने कॉमन वंस जो हैं वो लिखे हुए हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी हैं, ऑल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एटॉमिक स्पेस रिसर्च में को भी वही लीड कर रहे हैं। रोड एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर जो पहले थे वही अभी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले थी अब भी वही हैं, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, आपके फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इनकी लिस्टिंग मैंने आप लोगों को अलग से दी है, ठीक है। अब रही बात इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शंस 2024। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इफ yes, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी हेल्पफुल। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।